आज करे सो काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, समय पड़े हैं बरसों। ऐसा लगता है कि यही मंत्र गुजराती जोड़ी के सिस्टम ने न्यायपालिका में बैठे जजों के कान में फूंक दिया है और हर बार लगातार जब भी लोकतंत्र में जनता के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार का सवाल पैदा होता है तो सुप्रीम कोर्ट में तथा अन्य अदालतों में भी बैठे हुए जज साहेब लोग, मिलाड लोग इसी मंत्र का जाप करने लगते हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में विधायकों के किस तरीके से खरीद फरोख्त के आरोप लगे, किस पार्टी के विधायक बिके और किसने खरीदा या डरा धमकाकर अपने साथ लिया, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। तमाम तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में बैठे पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, अरे वही जो प्रधानमंत्री के साथ घंटी बजाते थे, उन्होंने उसी मंत्र को जापना शुरू कर दिया कि इतनी जल्दी क्या पड़ी है, समय पड़े हैं बरसों। महाराष्ट्र का मामला अदालत पहुंचने के बाद चंद्रचूड़ ने शपथ ली, मगर उनका लगभग 2 साल का कार्यकाल निपट गया, महाराष्ट्र का मामला नहीं निपटा पाए और उनकी इसी महानता के कारण महाराष्ट्र की तमाम पार्टियां और उनके नेता लगातार आरोप लगाते हैं कि वहां पर भाजपा की सरकार और विपक्ष की हार चंद्रचूड़ की देन है, यानी जनता की हार चंद्रचूड़ की देन है। जबकि यही चंद्रचूड़ बार बार कहते रहे कि न्याय में देरी अन्याय है, यानी देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान है। मगर कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, डिट्टो वही खेला इनके साथ भी था। हुजूर ने महाराष्ट्र के मामले को लटकाए रखा, अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करके भरमाए रखा और खुले तौर पर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी साहब को मिला। अब सवाल यह है कि क्या इसी मंत्र पर एक बार फिर से SIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट चल पड़ा है? क्या SIR का मुद्दा भी महाराष्ट्र वाले केस की तरह अनिश्चितकालीन अदालत में लटका रहेगा पेंडुलम की तरह और एक बार फिर से देश की जनता की हार हो जाएगी, लोकतंत्र हार जाएगा? हारेगा भी किससे? उन लोगों से जिन लोगों पर लोकतंत्र को लूटने, उसकी हत्या करने का आरोप है। इस वीडियो में हम इसी मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं। टाइमलाइन पर फोकस करिएगा SIR के और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयों की। समझ में आ जाएगा कि SIR के केस में सुप्रीम कोर्ट में जो दिख रहा है उसके पीछे कहानी कितनी गंभीर है। पूर्व चुनाव आयुक्त से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने केचुआ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं, आरोप लगाए हैं। उन सब पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, 2 सेकंड लगता है, अब यहाँ निपटा लीजिए। चलिए सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बिहार के SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में फजीहत के बाद ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? इतना बड़ा मिशन, इतना अहंकार, सब तो फेल हो गया, फिर कुर्सी पर क्यों हो जनाब? और अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या सब कुछ स्क्रिप्टेड है? और अगर इतना सा काम करवाने के लिए 3 दिन पसीना बहाना पड़े तो क्या उसे न्याय कहा जाएगा? और ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो आगे की जंग में क्या होगा? क्योंकि SIR तो पूरे देशभर में होने वाला है, या अब ब्रेक लग जाएगा? अब आप लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का अंदाजा लगा लीजिए कि सिस्टम किसके साथ चल रहा है, न्यायपालिका में क्या चल रहा है, और न्याय हो रहा है कि न्याय के नाम पर ढोंग हो रहा है। ये फैसला भी आप पर ही छोड़ देते हैं। मगर कहानी खत्म नहीं हुई है। सवाल यह है कि 10 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तब जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग को इस बात का निर्देश क्यों नहीं दिया कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को अनिवार्य दस्तावेज के तौर पर शामिल करे और बिहार के लोगों को मौका दें कि वो अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल करा सके? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर देरी की? आखिर कोर्ट जो बात महीने भर बाद कह रहा है वही बात महीने भर पहले भी कहा जा सकता था। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि बिहार में SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसे सत्य की जीत माना जाए, न्याय कहा जाए या नहीं? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है और चुनाव आयोग की दलील थी कि वो लोगों की नागरिकता जांच सकता है, संविधान ने उसे अधिकार दिया है, इसलिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार नहीं करेगा। मगर अब चुनाव आयोग आधार कार्ड को स्वीकार करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने कमेंट्स और बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले का क्या होगा जिसमें कहा गया था कि आधार तो नागरिकता का पुख्ता प्रमाण नहीं है, भादों में तो इसका अचार भी नहीं बन सकता है, बारिश का मौसम है, सड़ जाएगा, फफूंदी लग जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि अगर बिहार सरकार, चुनाव आयोग और अमित शाह के मंत्रालय की दलील है कि बिहार में घुसपैठिया आ गए हैं तो क्या वो आधार कार्ड देकर वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते हैं? जो आदमी फर्जी होगा वो तो और आसानी से बढ़िया से दस्तावेज तैयार कर लेगा ना। आखिर इन लोगों की
समझ घड़ी के पेंडुलम की तरह काहे झूल रही है। एक सामान्य आदमी भी इस सवाल को लेकर परेशान है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को कही वो 10 जुलाई को भी तो कह सकता था, और अगर आधार कार्ड को मैंडेटरी करना ही था तो पहले खारिज क्यों करना था। 10 जुलाई के बाद आधा अगस्त निकल गया। इतने दिनों में बिहार के लोगों को क्या मिला? जमूरा। और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में SIR के मुद्दे पर लड़ने वाले याचिकाकर्ताओं का भी है। कोर्ट के फैसले के बाद एक कार्यक्रम में ADR के संस्थापक और SIR के मामले में याचिकाकर्ता जगदीप छोकर और वकील अरुण अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जिन 65 लाख लोगों के नाम डिलीट किए थे उसका ब्रेकअप मांगने के लिए 3 दिन तक 15 से 20 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर गला फाड़ते रहे। और नतीजा क्या निकला? चुनाव आयोग ने माना कि 22 लाख लोग मर चुके हैं, 35 लाख कहीं और चले गए और बाकी लोग 2 जगहों पर वोटर हैं। लेकिन ये ब्रेकअप देना है, इस बात को स्वीकार करने में भी चुनाव आयोग को 3 दिन लग गए। अब सोचिए कि इतनी सी जानकारी पाने के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो जब केचुआ पूरे देश में SIR कराएगा तब क्या होगा? और कोर्ट ने कहा कि 65 लाख लोगों की लिस्ट तो देनी पड़ेगी, वो भी ये बताते हुए कि फलाने का नाम किन कारणों से काटा गया। तो केचुआ ने नए नए पैंतरे शुरू कर दिए। पहले कहा कि लिस्ट राजनीतिक पार्टियों को दे दी गई है, फिर कहने लगा कि 65 लाख लोगों की लिस्ट BLO को दे देंगे, लोग जाकर देख लेंगे। तब जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अगर BLO कह दे कि आज नहीं कल आना और खुद गायब हो जाए तो जनता कहाँ जाएगी? केचुआ के पास इसका जवाब नहीं था, मगर उसने फिर नया खेल शुरू किया कि लिस्ट को जिलेवार वेबसाइट पर डाल देंगे। लेकिन जब लोगों ने वेबसाइट खोजनी शुरू की तो पता चला कि कई जिलों की वेबसाइटें नहीं है। जगदीप छोकर ने कहा कि सुनवाई के दौरान ही लोगों ने फोन करके जमीनी पड़ताल कर ली और कोर्ट को बता दिया, मगर केचुआ की दलील थी कि बना देंगे वेबसाइट। फिर सवाल हुआ कि बनाइए, वेबसाइट बनाते रहिए, लेकिन जनता को कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट यह बन गई है? और अगर बन भी गई तो इसे बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर डालिए। मगर केचुआ इसके लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन यह क्लियर था कि उसके पास लिस्ट है, बस वो दे नहीं रहा है और उसे वेबसाइट पर डालने में कुछ मिनट का वक्त ही लगेगा। मगर केचुआ के ड्रामे का कोई अंत नहीं है। कहा गया कि लिस्ट को सिर्फ EPIC नंबर से एक्सेस किया जाएगा। तो सवाल उठा कि जिनके नाम काट दिए गए उनके पास EPIC नंबर कहां से आएगा? फिर कोर्ट ने कहा कि लिस्ट एपिक नंबर के साथ सर्चेबल फॉर्मेट में दी जाएगी, यानी जिन लोगों के नाम हटे हैं उनके पास एपिक नंबर था, वे वोटर थे, मगर उनका नाम हटा दिया गया। तो अब जब केचुआ 65 लाख लोगों की लिस्ट जारी करेगा तो पता चलेगा कि उसमें कितने दलित, कितने मुसलमान और कितने पिछड़े हैं। सियासत की गोटी फिर से जमेगी और दर्द मोदी को होगा, क्योंकि 65 लाख वोटरों को गायब करने का खेल खराब होता हुआ दिख रहा है और अब आधार कार्ड के जरिए लोग अपना नाम शामिल करा सकेंगे। मगर टाइम कम है, असली खेल यहीं पर है। अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी, यानी बिहार के 65 लाख लोगों के पास सिर्फ 15 दिन का टाइम है, वरना एक बार लिस्ट बन गई तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने तंज मारा कि क्या ज्ञानेश कुमार को तुरंत रिजाइन नहीं करना चाहिए? बिहार में आधार को लेकर दी गई केचुआ की सारी दलीलें कोर्ट में औंधे मुंह गिरी हैं, तो क्यों ना पूरा चुनाव आयोग ही इस्तीफा दे देता है। आखिर केचुआ ने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या नहीं कहा था, मगर अंत में घुटने टेकने पड़े। याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद बिहार की वोटर ड्राफ्ट लिस्ट का फर्जीवाड़ा समाप्त नहीं हुआ है। लोकहित इंडिया ने आपको लगातार बताया कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा कितने लेवल पर है। पुराने वीडियोस को देखिए, हमने बहुत मेहनत से तैयार किया है। गला दुखने लगता है और खोपड़ी भी। जहां एक ही पते पर सैकड़ों लोग रह रहे हैं, वाल्मीकि नगर विधानसभा में 5000 फर्जी नाम है, यूपी वालों को वहां का वोटर बना दिया। मगर बात सिर्फ 65 लाख नामों की नहीं है, सवाल संविधान के उल्लंघन का है, क्योंकि बार बार कोर्ट में यह सवाल उठा कि केचुआ ने 65 लाख लोगों के नाम कैसे हटाए और क्यों हटाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि बात संविधान और कानून के दायरे में होती तो केचुआ को ज्यादा ही पसीना आता। सिंपल से सवाल थे, क्या 65 लाख लोगों के नाम हटाने के लिए केचुआ ने उन्हें नोटिस भेजा, प्रक्रिया का पालन किया? तो फिर बिना नोटिस दिए उनका नाम कैसे हटा दिया? ये तो सीधे सीधे चुनावी कानून का उल्लंघन है। वकीलों ने इसे बार बार कोर्ट के सामने उठाया, मगर कोर्ट का ध्यान न क्यों हटाया पर गया, न कैसे हटाया पर गया। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान का रक्षक कहलाता है। लेकिन जब बात संविधान के मूल सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट की आती है तो मिलाड़ लोग चुप्पी साध लेते हैं और बाकी दिनों में प्रवचन देते हैं कि आप 15 लोगों को कोर्ट में खड़ा कर दीजिए जो जिंदा है और उनका नाम काट दिया गया है, हम SIR को खारिज कर देंगे। मगर फैसले की घड़ी जब आती है तो कह देते हैं कि हम कोर्ट में पेश हुए लोगों पर विचार ही नहीं करेंगे। अरे नहीं करना था तो प्रवचन काहे लिए ठेल दिए? जज हैं कि
पेंडुलम, क्या ये सब जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए है? एसआईआर का मामला जुलाई से चल रहा है और 4 जुलाई को पहली सुनवाई हुई। 10 जुलाई को चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि 1 अगस्त के बाद तारीख लगाइए, तब तक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बन जाएगा। लेकिन 28 जुलाई आते आते कोर्ट की बेंच ही बदल गई। 28-29 जुलाई को सिर्फ बहस हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। फिर 12-13 अगस्त की तारीख लगी, लेकिन दोनों दिन आधा आधा दिन सुनवाई हुई। और जब कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी, तो केचुआ ने तपाक से कह दिया कि नहीं नहीं मिलाड, अगले शुक्रवार को। ये क्या है भाई? अब चुनाव आयोग के हिसाब से तारीख तय होगी या जनता के हित के मुद्दों की संवेदनशीलता देखते हुए तारीख तय होगी? क्या कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आप कब की तारीख चाहते हैं? क्या देश की जनता से पूछा? आखिर ये सब चल क्या रहा है? चुनाव आयोग का असली मकसद क्या है वो तो हम सब जानते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट का मकसद क्या है? मामले को इतना खींचो कि बिहार चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो जाए और तब कोर्ट की कार्रवाई अपने आप खत्म हो जाए, रुक जाए। यानी मामले को इतना खींच लो कि केस सुप्रीम कोर्ट से हाथ से निकल जाए, मिलाड अप्रासंगिक हो जाए। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बबेले ने लिखा कि आयोग जी खुद को जिल्ले इलाही समझ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सलाह दी थी कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड को स्वीकार कर लीजिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मतदाता सूची सार्वजनिक कर दीजिए, लेकिन कमलासन में विराजमान आयोग सुप्रीम कोर्ट को इस तरह समझा रहा था जैसे किसी पटवारी को बता रहा हो। कड़ी मेहनत से रचा गया षड्यंत्र का गुब्बारा एक झटके में फूट गया। अब सोचिए कोई नया षड्यंत्र। याद रखिए कि केचुआ ने पूरे देश में SIR कराने की बात कही है और बिहार में 65 लाख नामों का एक साथ हटना कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ये मास एक्सक्लूजन है, यानी लाखों लोगों से उनका संवैधानिक अधिकार छीन लेना। इसलिए सबको 65 लाख लोगों के नामों की लिस्ट का इंतजार है और ये डेटा मशीन रीडेबल और सर्चेबल फॉर्म में जनता के सामने आ गया तो लाखों गलतियां सामने आ सकती हैं। इसलिए ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि इसी लिस्ट से मृतकों के नाम, डुप्लीकेट एंट्री और बिना वजह हटाए गए वोटर सबका पता चलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी और मट्ठा का मट्ठा हो जाएगा और तब पता चलेगा कि जिन लोगों ने 2024 में मोदी को PM बनाया था उन्हीं का नाम लिस्टिया में से गायब हो गया। सवाल यह भी है कि अगर ये सब कुछ पारदर्शी तरीके से जनता के बीच रख दिया गया तो पता चलेगा, अगर उसमें भी खेला हो गया तो नहीं पता चलेगा। सब कुछ कायदे से सामने आ जाएगा तो पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम साफ हो जाएगा। जिनके इशारे पर जनता से उनका अधिकार छीना जा रहा है। मगर असली सवाल यह है कि केचुआ 65 लाख लोगों की लिस्ट देना क्यों नहीं चाहता था? आखिर ऐसा क्या था कि चुनाव आयोग छुपा रहा था? क्या यह भी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा था? और अगर चुनाव आयोग ने लिस्ट नहीं बनाई थी तो वो लिस्टियां देगा कैसे? पूर्व चुनाव आयुक्त OP रावत ने कहा है कि लिस्ट बनानी कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगी, मगर नाम डिलीट किए जाने का कारण बताना चाहिए था। चुनाव आयोग को पहले ही ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में रख देनी चाहिए थी। मगर अफसोस इस बात का है कि न्यायपालिका ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, जैसे कि DY चंद्रचूड़ के मंत्र को अपना लिया है कि न्यायपालिका का काम विपक्ष का काम नहीं है। मगर हुजूर, अब न्याय होते हुए भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यायपालिका चाहती तो 10 जुलाई को ही SIR पर रोक लग गई होती, लेकिन नहीं, मामला खींचा गया और इतने दिनों की बहस के बावजूद कोर्ट ने न कानून पर चर्चा की और न ही तथ्यों पर। वकीलों ने बार बार कहा कि बिना नोटिस के नाम हटाना गैर कानूनी, लेकिन कोर्ट ने इस सवाल को टच ही नहीं किया, बस इस कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। जबकि संविधान हर नागरिक को वोट का अधिकार देता है और अगर यह अधिकार छीना जा रहा है तो ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है, लोकतंत्र की अम्मा का दुष्कर्म है। और बिहार में SIR पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया इलेक्टोरल बॉन्ड केस की याद दिलाता है। 7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित किया था। कोर्ट ने कहा कि ये बॉन्ड्स राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने का रास्ता था और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता था। यह फैसला ऐतिहासिक था क्योंकि इस फैसले ने सत्ताधारी दल यानी BJP को मिलने वाले अरबों रुपए के चंदे की पोल खोल दी। मगर कोर्ट ने एक अजीब सी बात कही, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। यानी जिन दलों ने सालों तक अरबों रुपए का चंदा बटोरा, जिन धन्ना सेठों ने सत्ता खरीदने की कोशिश की, विधायकों और सांसदों को गुलाम बनाया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, न कोई जांच, न कोई सजा। कह दिया गया कि भूल जाओ, भले ही लोकतंत्र की अम्मा दम तोड़ गई हो। और यह फैसला महामानों के साथ गणेश आरती करने वाले मिलाड का था और तब आरोप लगा कि कोर्ट ने राजनीतिक सत्ता के भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर दिया। और मिलाड कहते नहीं थकते थे कि संविधान सर्वोपरि है, राह दिखाने वाला ध्रुव तारा है, लेकिन जब बात सत्ता के खिलाफ खड़े होने वाली आई तो ध्रुव तारे को ठेंगा दिखा दिया गया। कह दिया गया कि आगे बढ़ो। डर इस बात का है कि बिहार में SIR के मामले में भी ऐसा ही न हो जाए, क्योंकि कोर्ट ने लिस्ट डालने का आदेश देकर अपनी पीठ थपथपा ली है।
है, लेकिन असली सवाल है कि 65 लाख वोटरों का अधिकार क्यों छीना गया, इसको इग्नोर कर दिया गया। और इस मामले में भी चलो आगे बढ़ा वाला केस हुआ तो बिहार में लोकतंत्र की अम्मा का स्वर्गवास तय है, और बिहार में ऐसा हुआ तो पूरे देश में होगा। इसलिए कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि 65 लाख वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया की जांच हो। अगर ये नाम गलत तरीके से हटाए गए, बिना बताए हटाए गए, तो उन्हें वापस जोड़ा जाए, और अगर इसमें साजिश पाई जाती है तो दोषियों पर कार्रवाई हो, केंचुआ की जिम्मेदारी तय की जाए, सवाल जवाब हो। कोर्ट को यह भी देखना होगा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और ईपीआईसी जैसे दस्तावेजों को क्यों खारिज किया गया, जबकि बिहार के लोगों के पास पहचान के यही दस्तावेज हैं ज्यादा संख्या में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो जनता अपना विचार बनाने के लिए स्वतंत्र होगी कि सत्ता के खिलाफ जाने का साहस संवैधानिक संस्थाओं में नहीं है या बचा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है या बचा है। मगर राजनीतिक दलों का इम्तिहान इसके बाद शुरू होगा, आपका इम्तिहान इसके बाद शुरू होगा। महादेवपुरा केस में राहुल गांधी ने दिखा दिया कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है, और बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी इसका शिकार है। तो कैसे तय होगा कि वोटर लिस्ट एकदम शुद्ध है? और जनता जानती है कि मैच कराने वाला अंपायर बेईमान है। बेईमान कौन है, लिखिएगा जरूर। इसलिए कोर्ट के फैसले के बावजूद बिहार में सत्ता का खेला फेल नहीं हुआ है, मगर उद्धव ठाकरे ने ताल ठोक के कह दिया कि लोकतंत्र न्यायपालिका के दरवाजे पर दम तोड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में उसका दम घुटा जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चीफ जस्टिस लोकतंत्र का ख्याल करें। न्यायपालिका का आलम यह है कि दिल्ली के आवारा कुत्तों को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच मिल जा रही है, लेकिन शिवसेना और एनसीपी से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में लटके पड़े हैं। बस तारीख पे तारीख मिल रही है जज साहब, इंसाफ नहीं मिल रहा है। उद्धव ने कहा कि लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर दम तोड़ रहा है, इसे बचाइए। अगर लोकतंत्र बचा रहा, जनता बची रही, तो फिर कुत्ते भी बच जाएंगे। उद्धव का यह तंज न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर था, बल्कि उस सिस्टम पर भी था जो संवैधानिक मूल्यों को कुचल रहा है। महाराष्ट्र के स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म के नाम पर पाखंड कर रही है। अगर सरकार का विधेयक आतंकवादियों और देशद्रोहियों के खिलाफ होता तो मैं उसका समर्थन करता, लेकिन उस विधेयक में आतंकवादियों या देशद्रोहियों का जिक्र है क्या? यह तो सत्ता का एक हथियार है जो जनता की आवाज कुचलने के लिए तैयार किया गया है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सत्ता अधिकार और आवाज के खिलाफ है। वो चाहती है जनता भी उसकी हो और सत्ता भी उसी को मिले। फिलहाल इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।